स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक चैनल पर। एक सवाल सब बच्चों के दिमाग में इस समय चल रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, जो जेई और नीट के 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक सवाल बहुत तंग कर रहा है उनको कि आखिर उनको पुरानी या नई एनसीईआरटी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ये उनके दिमाग में बहुत तेजी से सवाल आ रहा है और ये बर्निंग इशू है। कहीं ना कहीं बच्चे बहुत तेजी से इसको लेकर के चिंतित हैं, आपस में काफी सारे जो है ठीक विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। हम बताते हैं क्या करना है आपको। एलिमेंट एड्यूटेक आपको बताता है करना क्या है। देखिए, एक सीधी सीधी सी बात है, जो सवाल का उत्तर है वो इसी बात में छुपा हुआ है कि आपको करना क्या है। अगर आपका ये एम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपका एम जेई या नीट यूजी 2024 है तो आपको ये ओल्ड या न्यू केमिस्ट्री एनसीईआरटी में से, मैं आपको बता दूं, आपको तब सीधा सीधा जवाब है ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रिफर करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारी चीजें ऑर्गेनिक की भी आपको समझ में नहीं आएंगी, एकदम तय है। तो यूं तो आप देख रहे हैं, देखिए ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की बुक की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखते हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, जो सबसे पहली बात है, ये जो सीबीएसई ने इस बार जो क्यूरिकुलम दिया है, ये सीबीएसई का क्यूरिकुलम है। ठीक है, केमिस्ट्री कोड नंबर 043 केमिस्ट्री का कोड होता है 11-12 के लिए 2023-24। ठीक, जो ये आया है सीबीएसई का करिकुलम, ध्यान से देखिएगा, ये करिकुलम 2023-24 के लिए आया है। तो अगर इसको आप ध्यान से अगर क्यूरिकुलम को देखेंगे तो जो क्यूरिकुलम में जो खास चीजें आ रही हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपको जो 2023-24 के लिए मिल रहा है यहाँ पर देखने को, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है, देख सकते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर 11th का, थ्योरी का 2023-24 का है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो डेफिनेटली आप ठीक बहुत आगे होंगे, बाकी सबसे बहुत आगे होंगे। मैं सिर्फ एक सवाल आपको बोलूंगा, बस एक सवाल, उस बात को ध्यान से सुनना। जो चीज अगर आपने माइंड की हो तो ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जोड़ लीजिए। सीबीएसई जो कह रहा है कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर वो देगा 11th का, ठीक है। 11th के नंबर ऑफ पीरियड्स जरा काउंट कर लीजिए, टोटल उसने कितने दिए हैं, ठीक, इन 9 चैप्टर्स के। जरा ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से 2 4 6 8 14, ठीक, 4 18 और 6 24 और 4, ठीक, 28 और 6 34 और 4 38 और 2 40, यानी कि 0 यहां लगा दिया जाए बड़े प्रेम से। और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप मुझे ये बता दीजिए, 110 पीरियड हैं। आखिर ये क्यूरिकुलम क्या यहां पर जो आया है, आपको देख करके क्या लगता है कि केवल 110 पीरियड्स, केवल 110 पीरियड्स ही आप पूरे साल में पढ़ेंगे? सीधा सीधा सा बात, सीधी सीधी सी बात करते हैं, क्या 110 पीरियड ही आप जो है, क्या ओनली 110 पीरियड्स इन अ ईयर? बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात, आपको पूरी बात क्लियर कर दे रहे हैं। सीबीएसई कह रहा है कि इतने ही चैप्टर आएंगे, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप जानते हो कि एक हफ्ते में स्कूल्स में 9 पीरियड्स अलॉटेड होते हैं टीचर्स को, स्कूल्स में, ठीक है। 9 पीरियड्स एक सब्जेक्ट टीचर को, पीजीटीज को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, 9 पीरियड्स अलॉटेड होते हैं। 9 में से 6 थ्योरी वो लेता है, 6 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल्स, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि, ठीक है, उसने 2 प्रैक्टिकल्स लिए, या ठीक है हो सकता है कि 3 प्रैक्टिकल्स ही लेते हैं। ये 9 पीरियड का रहता है स्लॉट। तो 6 थ्योरी का जो पीरियड है, 6 पीरियड थ्योरी का एक वीक में है, इन अ वीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक वीक में यानी सप्ताह में, 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, तो कुल मिलाकर के 24 पीरियड जो उसके हैं, 24 थ्योरी के पीरियड उसके पास हो जाते हैं सिर्फ एक महीने के अंदर, उसके पास है। 24 पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर मैं यहां पर 110 को अगर ध्यान से देखूं
तो इसका मतलब ये 4 से 5 महीने का पूरा गेम है, 4 से 5 महीने का गेम है। सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल से। अप्रैल से शुरू होगा, मैं कहता हूँ 15 मई तक या 20 मई तक क्लासेस चल जाती हैं। ठीक है, मई को हम इंक्लूड आधा कर लेते हैं, जून का थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर जुलाई से जो है हम पूरा पूरा मंथ लेते हैं, जुलाई लेते हैं, अगस्त लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में सितंबर में मान लेते हैं कुछ आपका टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में आपका जाकर के एनुअल एग्जामिनेशन हो जाएगा, या मार्च में, क्योंकि सत्र तो अगला अप्रैल से ही मानना जाना है। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात, यहां पर जितने भी चैप्टर हैं, ठीक, ये सभी चैप्टर 6 महीने का काम नहीं है, नॉट मोर देन 6 मंथ। क्या घट गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या घट गया है यहाँ पे, क्या नहीं है इसमें। ये देखिए फिजिकल, ठीक, ये पूरी तरीके से कहें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसको बात करेंगे अगर, तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको आप मान लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरीके से आप मान लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए इसको आप। ठीक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इसी तरीके से इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। रिडॉक्स रिएक्शन को आप मान लीजिए कि ये, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन आपका जो है एक तरीके से इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिन सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी पूरी तरीके से आप जो है, ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट मान सकते हैं। ऑर्गेनिक ये है, ये ऑर्गेनिक है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन में भी ऑर्गेनिक है। अब ये बच्चा ध्यान देना, हटा क्या है, हाइड्रोजन हट गया है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक साफ हो गया है, हाइड्रोजन चैप्टर हट गया है, एक्सक्लूडेड, एस ब्लॉक साफ, ठीक, पी ब्लॉक हट गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी तरीके से हट गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये हट गया है। ठीक है, ये हटा। इसके बाद बात किया जाए अगर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हटा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो चैप्टर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, ये बड़े बड़े आपके जो है 5, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर यहां से हट गए। ये 5 चैप्टर हट गए, लेकिन एक साल तो छोटा नहीं हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस कम हो गया है, ये सिर्फ स्कूल्स के लिए कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए कम हुआ है, जिनको केवल स्कूलिंग करनी है, जिनका एम है ही नहीं। ठीक, ये जिनका एम नहीं है, ये जिनका एम नहीं है जेई या नीट, वो बच्चे इस क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, इस क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं बोलूंगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ये तय करेगा आखिरकार कि आपको क्या करना होगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास नॉलेज कम है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, नॉलेज मस्ट है, नॉलेज मस्ट है, नॉलेज नहीं तो नॉलेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता बच्चा ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर आपका कंपटीशन किनसे होने वाला है, आपसे 5 साल पहले जो लोग पढ़ रहे थे उनसे ही आपका कंपटीशन टीचिंग की फील्ड में आगे होने वाला है। आपके एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में आप जाएंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूवर जो होंगे, आज के तो होंगे नहीं, इंटरव्यूवर ऐसा सोच करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं जाएगा कि नहीं ये अब नए क्यूरिकुलम का स्टूडेंट है या पुराने क्यूरिकुलम का, नो। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से ये बात समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बात कि आपको न्यू क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग स्कूलिंग खाली करनी है, लेकिन बाकी ओल्ड क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। फिर देखिए एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखेंगे जो 11th में बच्चे अभी नए नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है, देखिए ये उनके टॉपिक्स हैं सब डिटेल में, यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या कुछ है, नेचर ऑफ मैटर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटम थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास है, मोल कंसेप्ट है, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। अब ध्यान से समझना, जो ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट यानी स्टोइकियोमेट्री होते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिलोंगिंग है। ठीक है, यानी कि यहां पर रिएक्शंस आपको दिए जाते हैं। जब आपको रिएक्शन ही नहीं पता है कि आखिरकार कैसे होते हैं, कैसे रिएक्शंस, ठीक है, गवर्न होंगे, तो फिर वहां पर आप परेशान हो जाओगे पूरी तरीके से। तो इसलिए मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिलोंगिंग है ये पूरा का पूरा जो है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है रिएक्शंस आपको बनाने ही तभी आएंगे, बैलेंसिंग करनी ही तभी आएगी। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन हो रही है, बैलेंसिंग एक चीज होती है, रेडॉक्स में आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्शन आखिरकार गवर्न कैसे होती है ये तो पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहें तो जो क्लास 11th का तो है, ठीक है, क्लास
11th में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको मिलेगा ही मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर है, आइसोटोप है, आइसोबार है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, देखिए लिमिटेशन है, रदरफोर्ड का भी मॉडल है, बोर का मॉडल है, साथ साथ में अगर देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ सबशेल शेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, लाइट, डी ब्रोगली का इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मुझे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ कहीं पे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का जिक्र नहीं मिल रहा है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल मिला तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आई गया। क्वांटम नंबर है, शेप ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल है, देखिए f, ठीक है, sp एंड d ऑर्बिटल है, f यहाँ पे नहीं है। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, अब्बा प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, एज इट इज है जैसे पहले होता था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तीसरा चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक, देखेंगे। इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसमें कि एटॉमिक रेडाई, आयनिक रेडाई, इनर्ट गैस रेडाई, देखिए इनर्ट गैस रेडाई नया शब्द आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। फिर केमिकल बॉन्डिंग आया, अब केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान से देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इसमें, क्या चेंज हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक, बॉन्ड पैरामीटर्स में, ठीक, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, एंथैल्पी होगी, बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गए, सभी लुईस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, VSEPR थ्योरी, concept hybridization involving sp and d, and shape of some simple molecule, molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecules, qualitative idea only and hydrogen bonding। बिल्कुल वही है जो कुछ था, कुछ एक्सक्लूडेड यहां से नहीं। अब आगे देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर को छोड़ के सीधा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अभी जो थी, इससे पहले क्लास चल रही थी वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की थी, उसमें देखिए क्या पढ़ाया गया था। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आएगा कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम, surrounding work, heat, energy, extensive and intensive properties, state function। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखिए इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी है, अभी पढ़ाया गया, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओनली है। फिर यहां पे देखेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब आ गया तो इक्विलिब्रियम में अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या रहा है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रिया, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, ली चैटेलियर प्रिंसिपल है, आयनिक इक्विलिब्रिया, ठीक, आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ होगी, कंसेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट है, बफर सॉल्यूशन है, हेंडरसन इक्वेशन होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आगे देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, redox, oxidation number, balancing redox reaction in terms of loss and gain of electron and change in oxidation number, application of redox reaction। बस ये इतना सा, ठीक है, यानी कि, ठीक, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक, और साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपकी आ गई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन बताएगा, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आप ये पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये खत्म होने के बाद में फिर जो आएगा वो आपका आ जाएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अब इसमें देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन आएगा पूरा कंप्लीट,
एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा, ये तीन चीजें, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आता है ये सब में, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एथेन ओनली, इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है बच्चा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस। एल्कीन में मार्कोनी-कॉब्स, ये बहुत एडिशन रूल इंपॉर्टेंट होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, ओजोनोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये है अभी भी सिलेबस में, ठीक है। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म और इसका, एल्काइंस के केस में भी अगर देखेंगे आप तो केमिकल रिएक्शन में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया, इंट्रोडक्शन, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, उसमें रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्ट, सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्किलेशन एंड एसिलेशन, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, ठीक, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये आपका पूरा 11 का सिलेबस था। अब बात समझना, इस 11 के सिलेबस में है ही कुछ नहीं, एकदम हलवा है, ठीक। अब बात आती है क्या, एक आपका जो है ये प्रैक्टिकल का बता दें, 11th के जो नए बच्चे हैं इस बार जो आए हैं अभी 11th में, उन्हें बता दें प्रैक्टिकल उनका 30 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल उनका 30 मार्क्स का होता है, ये उसकी स्कीम है, ठीक है। ये बोर्ड की स्कीम होती है, इवेल्युएशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें आपको एक टाइट्रेशन करने को देते हैं 8 नंबर का, ठीक। एक अननोन मतलब एक नोन कंसंट्रेशन का आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना को दिया जाता है, बनाते हैं आप ऑक्जेलिक या, ठीक, आप किसका मोर साल्ट का। 12th में, 11th में आप इसमें बनाते हैं एक सॉल्यूशन गिवन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ में, आप जो है यहाँ पर HCl का या फिर किसी दूसरे जो है एसिड का जो है आपको निकालना होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन निकालना होता है, वाइस वर्सा, इस तरीके से कोई ना कोई आपको सॉल्ट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दिया जाएगा आपको, ठीक, सॉल्ट एनालिसिस एक दिया जाएगा और एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर के। 6 नंबर का आपको कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क 4 नंबर का, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 60 पीरियड इसके टोटल है, ध्यान से समझिएगा। 110 पीरियड उसने लिखा था, क्या 110 पीरियड टोटल है थ्योरी का, 60 पीरियड है प्रैक्टिकल का, यानी ठीक आधा, ठीक है, बात समझ गए। अब प्रैक्टिकल का सिलेबस ये सभी प्रैक्टिकल का सिलेबस है, इसमें से कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रॉड, बेंडिंग ग्लास ट्यूब, ड्राइंग आउट ऑफ अ ग्लास जेट, बोरिंग अ कॉर्क एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर अभी देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, जो आपको स्कूल में कराया जाता है मेनली, वो आपको ये कराए जाते हैं, ध्यान से देखना, ये कराए जाते हैं, यस ये वाला, ये करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये पहला एक्सपेरिमेंट आपको कहीं लैब में करते हैं, ठीक। जब क्वांटिटेटिव वाला करेंगे, यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक करते हैं, जो आप वॉल्यूमेट्रिक करते हैं ना, वहां पे जो लिखा होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यही आपको करने को मिलता है। फिर दूसरा चीज क्या मिलता है आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखिए NaOH वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का जो है सॉल्यूशन आप बनाओगे नॉन कंसंट्रेशन का, NaOH का आपको पता नहीं होगा, उसका टाइट्रेशन करके निकालते हैं, सिखा देंगे हम कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ किसका, HCl का टाइट्रेशन करेंगे, एक बार उस बेस का इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड का इस बेस के साथ कराएंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, ये कराएंगे। इसके बाद में आपको टाइट्रेशन के बाद में क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गया, जिसको कि आप वहां देख रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस में दूसरा 8 नंबर का। इसमें डिटर्मिनेशन करने को देते हैं सॉल्ट का, जैसे आपको सॉल्ट दिया जाएगा उसमें बताना होगा कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है टेस्ट करके। तो लेड, कॉपर, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, ठीक, Fe++, Mn++, निकल, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये अलग अलग ग्रुप में होते हैं। ये आपको ग्रुप 0 में मिलेगा, अमोनियम आयन, सबसे पहले अमोनियम का टेस्ट ही बच्चे करते हैं, फिर उसके बाद में ठीक ग्रुप फर्स्ट आएगा, उसमें केवल लेड का करेंगे, फिर सेकंड में लेड, कॉपर, आर्सेनिक, ये तीनों का एक साथ करते हैं, फिर थर्ड में ये आएंगे थर्ड ग्रुप में, फिर फोर्थ की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर आपका मैंगनीज, निकल, जिंक और कोबाल्ट आ जाएगा फोर्थ में, ठीक, फिर फिफ्थ में आ जाएंगे ये आपके सभी, और 6 लास्ट ग्रुप में आ जाएगा मैग्नीशियम आयन। ये 6 ग्रुप के टेस्ट कराएंगे केटायन के, उनके साथ हर बार कोई ना कोई एनायन होगा, लेकिन इनसॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं वो एक्सक्लूडेड है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट था तीसरा वाला 6 नंबर का, वो यहां से देता है आपको, ठीक है।
डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन इन ऑर्गेनिक इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा जो यहाँ पे लिस्ट है, इसी में से दिया जाएगा। तो ये 11th का पूरा सिस्टम है। ठीक है, देख रहे हैं आप 11th में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विजुअली इंपेयर्ड के लिए कुछ दूसरे तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्लास 12th वाले बच्चे। इस बार जो 12th में बच्चे गए हैं, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि 12th का क्या होगा। ये क्लास 12th का, ध्यान से देखें बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, जो बुक वहां पर प्रेस्क्राइब की गई है 11th के लिए, वो क्लास 11 पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, जो 2023-24 के लिए पब्लिश कर रहा है एनसीईआरटी न्यू वाला बुक, वो वही बच्चों को स्कूल के लिए लेना है। दैट्स इट। ठीक है, बात क्लियर है। अब दूसरी बात, क्लास 12 2023-24 थ्योरी। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग आ गया बात। चैप्टर की संख्या यहां पर है 10। कितने हैं चैप्टर? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं 10 चैप्टर से ही इस बार भी क्वेश्चन पेपर बना था। अब जरा देखें ध्यान से, नंबर ऑफ पीरियड इसमें भी जरा हम लोग काउंट कर लेते हैं। किसी किसी में 2 ज्यादा है, बाकी सब में 10 है। ऑलमोस्ट 10 किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया। प्लस 12 किसमें? 1 2 3 4, यानी कि 48। देखें तो 108 पीरियड, 108 पीरियड थ्योरी का है ओनली। बहुत ध्यान से समझिएगा, 108 पीरियड ओनली, 108 पीरियड्स। इन 108 पीरियड में ये पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। ठीक, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका सबसे बड़ा, एक खास बात मैं आपको बता दूं, अभी से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, नोट कर लीजिए कहीं अच्छे से। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये होने जा रहा है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं आने वाले सत्र में जो एग्जामिनेशन कराता है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत अर्ली करा देगा इस बार। ये बिल्कुल तय मान लीजिए पहले से, एकदम होशियार हो जाइए इस बात के लिए। फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो, फिर यहां से देखिए तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या चीज हट गई है, क्या चीज है, देखते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये हेनरी लॉ वगैरह। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? राउल्ट्स लॉ है। मुझे यहाँ पर हेनरी लॉ यहाँ नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है, बस इतनी बात है। अब क्या है उसमें बुक में देखना होगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि आज चलेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास, वन ऑफ फैक्टर। ठीक, ये सॉल्यूशन चैप्टर बता दें आपको, ये चल रहा है इस समय एलिमेंट एडुटेक पे। आज ये वाला टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, हमारी क्लासेस, ठीक है, पिछले मंथ मार्च से ही शुरू हो गई थी 12th की। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा, सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि ठीक, इसको लाइक करिए, शेयर करिए दबा के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो अगला चैप्टर आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नस्ट इक्वेशन, इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी देगा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन देगा, कुलरॉश लॉ देगा, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एलिमेंट्री आइडिया, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरेजन, ये सब कुछ है। यहां अगर नहीं दिख रहा तो निकल कैडमियम सेल यहां नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखना। निकल कैडमियम सेल जो था ये यहां पर एक्सक्लूडेड है, नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, निकल कैडमियम सेल इसमें से गायब है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एलिमेंट्री आइडिया, यहाँ पे ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स, अगला चैप्टर आगे, चैप्टर नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, half life, only zero and first order reaction, concept of collision theory, elementary idea, no mathematical treatment, activation energy, Arrhenius equation, that's it। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो एक चीज जो एक्सक्लूडेड हुई है वो क्या है, ठीक है, वर्किंग ऑफ कैटेलिस्ट जो है, वर्किंग ऑफ कैटेलिस्ट जो है ये यहां से हट गया है।
वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, समझिएगा बात यहाँ से। पहले वाली किताब में कैटलिस्ट होता था, यहाँ से कैटलिस्ट साफ है। फिर आगे देखेंगे, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस वगैरह वो सब खत्म है यहाँ से। फिर सीधा इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक आ गया डायरेक्ट। डी एंड एफ ब्लॉक में जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल है, जनरल ट्रेंड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियस, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, K2Cr2 KMnO4 की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, वो पूरा है। लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड से एज इट इज, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलें हम, फिर देखते हैं एक खास बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंट्रोडक्शन है, लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर है, और इसके बाद बॉन्डिंग है, ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, ठीक, वीबीटी है, सीएफटी है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ हमको मेटल कार्बोनिल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेटल कार्बोनिल नहीं है इसमें, यानी कि जो मेटल कार्बोनिल वाला पार्ट है लास्ट वाला, वो यहां से एक्सक्लूडेड हो गया, मेटल कार्बोनिल, ठीक। फिर आगे देखें, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, यहां से सेकंड बुक शुरू होगी बच्चा, ठीक, लेकिन अब सेकंड बुक वाली बात ही नहीं रहेगी, अब तो बुक ही मेरे को दिखाई दे रही है, एक ही है, ठीक है, यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, हो सकता है कि दूसरी बुक हो, नहीं है दूसरी बुक, सेकंड बुक है, ये सेकंड बुक है, यहां से सेकंड बुक शुरू हो गई। हेलो एल्केन, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोरीन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, मेजर पार्ट यहां से हटा है। हेलो एल्केन में अगर हम बात करें, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक, यहां देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन साफ है एकदम, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, वो यहां पे, ठीक, दिख नहीं रहा कहीं पे हमको, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात नहीं है, हालांकि ठीक है, हेलो एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आती है ये प्रॉपर्टी, वो आती है, ऑप्टिकल रोटेशन की बात कर ही रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 एंड SN2 ये, फिर हेलोरीन में नेचर ऑफ CH बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ओनली, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियन, DDT, ये सब है। फिर आगे देखेंगे तो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर आया, ऑर्गेनिक का दूसरा, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली, केमिकल प्रॉपर्टी केवल प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी टर्शियरी की नहीं है। आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथेनॉल, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद देखेंगे फिनॉल में क्या है, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ फिनॉल। ईथर में नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज है, जैसे पहले भी होता था, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, चैप्टर होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखते हैं इसमें कोई चेंज है या नहीं। नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, ठीक, ये है एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हालांकि इसकी बुक देखने से समझ में आएगा कि अंदर उस बुक में क्या कुछ दे दिया है, क्योंकि ये तो बहुत कम दिखाई दे रहा मुझे। अमाइंस में अगर देखेंगे तो अमाइंस में नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है, ठीक है। आ गया वैसे तो डाइजेनियम सॉल्ट है पूरा, जो था वैसे ही पहले है। बायोमोलिक्यूल आ गया, ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल आ गया, लास्ट चैप्टर, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एल्डोजेस एंड कीटोजेस, मोनोसैकेराइड, डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अब बस इतना है, इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो थी वो सब गायब है। यहां देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सब यहां से गायब है ना, कहीं नहीं है, कहीं दिख रहा है, खाली क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है
और इंपॉर्टेंस है, और तो कुछ है नहीं, पूरा तो है नहीं कहीं भी। प्रोटीन्स में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, विटामिन है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, इसमें से एंजाइम जो है, अच्छा वो इसी पार्ट में आ गया। अब बचा प्रैक्टिकल तुम्हारा। एक चीज और यहां डिस्कस कर लेते हैं, यहां बहुत इंपॉर्टेंट थी 12th वाले में। 12th वाले में ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट, एक चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे, ठीक है? क्या? आइए दिखाते हैं आपको। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कर, यहां मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन 70 नंबर का किया गया, उसमें 7 नंबर का दिखाई दे रहा है आपको पहला चैप्टर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को है। फिर केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर का है, डी एंड एफ 7 नंबर का है, 7 नंबर का ही कोऑर्डिनेशन है। ऑलमोस्ट 7 नंबर के कई सारे हैं, कुछ जगहों पर 6 नंबर का कुछ हो किया गया। 6 नंबर का पहला आया हेलो एल्केन हेलोरिन, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर 6-6 नंबर के, यहाँ वेटेज 1-1 नंबर का कम है। एल्डिहाइड वाले में 1 नंबर बढ़ा दिया गया। 6 नंबर का आपका अमाइन है और बायोमोलिक्यूल 7 नंबर का, कुल मिला के 70। 7 6 13 और 8 ठीक 21, 6 27 और 6 33, 7 40 हो जाता है, 47 हो जाता है, 47 7 54 हो जाता है, 54 और 9 63 और 7 70 हो जाता है। बिल्कुल सही एकदम, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो प्रैक्टिकल की व्यवस्था है। प्रैक्टिकल के अंदर जो है ठीक वही चीजें हैं सब। प्रैक्टिकल में कोई चेंज है, आइए देखते हैं कि नहीं है। तो प्रैक्टिकल में मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। सरफेस केमिस्ट्री होगा वही है, केमिकल काइनेटिक्स इसी तरीके का है, थर्मोकेमिस्ट्री उसी तरीके से चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, क्रोमेटोग्राफी है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रिपरेशन भी है ऑर्गेनिक का, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप है। और इसके बाद में अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसी तरीके से जैसे आप करते हैं। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, ये आपका टाइट्रेशन हो गया। ये टाइट्रेशन आपको करना है 12th में। ऑक्जेलिक एसिड ठीक वर्सेस KMnO4 करना होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4 करना होगा, ये आपको मोर साल्ट के साथ और ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ। क्वालिटेटिव में आपको वही है, लेड, कॉपर, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, आयरन, Mn, एजेडन, कॉपर, निकल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, यही 11th 12th का दोनों का सेम है, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट वर्क कुछ आपको दिए जाएंगे और फिर आगे ये आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। देखिए बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये दिखा देते हैं। यहाँ देखोगे बच्चे ध्यान से, बोर्ड प्रैक्टिकल्स में मार्क्स इस तरीके से अलॉटेड है 12th के लिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर का होगा, वहीं साल्ट एनालिसिस, यानी इसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और ये ठीक क्वालिटेटिव होता है। ये कंटेंट बेस्ड हो गया, ऑर्गेनिक वाला हो गया, या प्रिपरेटरी। प्रोजेक्ट वर्क 4 नंबर का, 4 नंबर का क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, वही है 30 नंबर का पूरा, ठीक है। तो ये आपको पूरा सिलेबस है। अब एक खास बात मैं बता दूं आपको, जिनको तो करना है ठीक जेई या नीट का प्रिपरेशन, वो बच्चे बहुत ध्यान से सुन ले एक बात। उन बच्चों को किसी भी सूरत हाल में जो न्यू वाली एनसीईआरटी है सिर्फ उसको कंप्लीट तो कर लेना है, उसको सबसे पहले आप कंप्लीट कर लिया। उसको कंप्लीट करने में 3 महीने में हम कंप्लीट करा देते हैं आपको। चलिए 12th का सिलेबस पूरा 3 महीने में हम पीट देंगे, जो यहां पर दिख रहा है उसको हम 3 महीने में पीट देते हैं। मतलब कि अभी है अप्रैल मई जून तक हम उसको समाप्त करते हैं, जुलाई तक खत्म कर देते हैं मैक्सिमम। जुलाई तक एलिमेंट एडुटेक पूरा 12th का सिलेबस खत्म कर देगा, जुलाई तक मौजूदा 11th का सिलेबस खत्म कर देगा एलिमेंट एडुटेक, आपको वादा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से क्लासेस करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कोई किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके अलावा जितना एनसीईआरटी का बचा हुआ पोर्शन है जो कि आपको तंग कर रहा है कि ओल्ड और न्यू में जो दिक्कत कर रहा है, वो साथ साथ में हम जो है ठीक वो चलाएंगे, तो उसका कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर आप ये चीज पढ़ के चलते हो साथ में, तो मैं बता दूं आपको बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं आप।
ये पढ़ते हैं केवल, अगर केवल पढ़ते हैं, ओनली ये पढ़ते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो ज्यादा तैयारी रखिएगा, मैदान में उतरिएगा, पूरी स्ट्रेंथ का ताकत के साथ उतरिएगा, तो उसका ज्यादा मजा होता है। बुक्स आ गई है नई एनसीईआरटी की। आप एनसीईआरटी की न्यू बुक भी अगर परचेस करते हो दैट इज नो इशू, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो दैट इज इनफ, क्योंकि ओल्ड में ज्यादा है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो आप उसको लेकर के भी कर सकते हैं, न्यू वाली बुक को भी परचेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल से अगर आपको बोलते हैं या अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिए न्यू बुक, तो थोड़ा सा आपको कम पढ़ना पड़ेगा स्कूल के एग्जामिनेशन देने के लिए। बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी हमने पीवाईक्यूज वगैरह जो है करवाए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, अभी भी जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है या जो अब नीट का होने जा रहा है, इसमें क्वेश्चंस तो सारे के सारे आते हैं पूरे सिलेबस से। तो वहां पे आप कहीं ना कहीं कम तैयारी के साथ उतरेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉबैक होता है। तो इसके लिए फुल प्रिपरेशन रखिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन रखिए। तो मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि जेईई मेंस की या फिर एडवांस की अगर बात हम करें और नीट की बात करें, तो उसके लिए जो चीजें आपको सिलेबस से एक्सक्लूड की गई हैं वो भी वहां आती हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग हैं उसके लिए। और एलिमेंट एड्यूटेक आपको सारा पूरा सिलेबस ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब पढ़ा देगा पूरा। न्यू आपको अगर पढ़ना है ओनली फॉर स्कूल तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ओनली वही पार्ट पढ़िए। बाकी ओल्ड वाला जो है, जो ओल्ड इज गोल्ड भी साथ में पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ उतरना चाहते हैं मैदान में, दे आर आल्सो वेलकम। क्योंकि डेफिनेटली जो क्लासेस कोचिंग वगैरह जब भी चलती है तो उन सब में ओल्ड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वो आपको हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक एक्सक्लूडेड किया नहीं जाएगा, वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको पसंद आया हो ये जो है सेशन, जिसमें कि हमने बच्चों का बहुत सारा डाउट था कि आखिर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, ओल्ड ले लें बुक की, न्यू ले लें, क्या फॉलो करना है, तो वो मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है। तो ये 5 महीने से ज्यादा का सिलेबस ही नहीं है, तो आप 4-5 महीने में पहले इस सिलेबस को खत्म करिए, उसके बाद में बाकी बचा हुआ सिलेबस पीट देते हैं और विद पीवाईक्यूज एंड ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाते हैं। लेट अस स्किल आने वाला जो जनवरी में अटेम्प्ट वगैरह हो सकता है जेईई मेन का, और जो नीट अगले साल आने वाला 2024 में, उसको भी किल करते हैं बच्चा। तो जो 11 में बच्चे हैं वो भी जम के पढ़ाई करें, 12 वालों के लिए भी दे आर आल्सो वेलकम। ड्रॉपर के जो बच्चे हैं, ड्रॉपर वाले बच्चे, तो उनके बल्ले बल्ले, वो तो जानते हैं कि उनके पास पहले भी पढ़ चुके हैं और वो तो जान ही रहे हैं। तो वही यही बात है, सबसे बड़ा फर्क यही आता है। जो ड्रॉपर बैच का बच्चा है वो बहुत सारी नॉलेज के साथ उतर रहा है मैदान में, और जो ड्रॉपर नहीं है, फ्रेशर है मान लीजिए, तो फिर वो उसके पास तो उतनी शक्ति नहीं रहेगी ना, तो ये थोड़ा सा मैटर करेगा। तो इसलिए बच्चा एक ही काम करिए, ठीक है, दबा के जो है, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए, यहाँ हम सब कुछ देंगे, ये सारी टेंशन हम पे छोड़ दो। ठीक है, एलिमेंट एड्यूटेक का ऐप भी है प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, और सारी क्लासेस अब रेगुलर शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए कुछ सोचना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा, ठीक है, तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए खूब सारी, और जो भी बुक्स अब आपको परचेज करनी है वो कर सकते हैं आप। अदरवाइज एनसीईआरटी का जो ठीक वेबसाइट है उस पर सारी बुक्स अवेलेबल कहीं ना कहीं रहती हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये करिकुलम सीबीएसई का था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये करिकुलम मैं कहीं ना कहीं ठीक अपने ऐप पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में।